हेलो एवरीवन, आज डेट है 13 अक्टूबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज द हिंदू के फ्रंट पेज से अफगानिस्तान को लेकर के, अफगानिस्तान में किस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी जाए, वहां पर किस तरीके से इंक्लूसिव गवर्नमेंट आए, इसके लिए G20 जो ग्रुप है उसकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में हमारे इंडिया के जो PM है उन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया और उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए अफगानिस्तान को लेकर के। कुछ पर्सनल व्यू थे और कुछ ग्लोबल लेवल पर प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन हो सकता है उसको लेकर के उन्होंने बोला। सबसे पहले उन्होंने बोला कि अफगानिस्तान को प्रेजेंट टाइम में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की सख्त जरूरत है। तो ग्लोबल लेवल पर जो भी सभी कंट्रीज हैं जो चाहते हैं कि अफगानिस्तान को एक वेल एस्टेब्लिश कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश किया जाए, तो सभी कंट्रीज को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के तहत जो भी रिजोल्यूशन पास किया गया था उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग अफगानिस्तान को असिस्टेंस दी जानी चाहिए। इसके अलावा अफगानिस्तान में इंडिया ने जो जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है लास्ट 2 डेकेड्स की अगर हम बात करें तो उन सबको प्रिजर्व करने के लिए भी इंडिया ने अर्ज किया है। इस G20 ग्रुप की जो समिट हुई उसमें पार्टिसिपेशन पे इस बात पे स्ट्रेस दिया गया कि अफगानिस्तान जो है वो आने वाले समय में दोबारा से टेररिज्म का हब ना बने, इसके लिए कोशिश की जानी चाहिए कि ऑल्सो कॉल्ड फॉर अर्जेंट एंड unhindered humanitarian assistance to Afghan citizens and an inclusive administration. A unified international response based on UNSC Resolution 2593 is necessary to improve the situation in Afghanistan. ओके मतलब अफगानिस्तान को अगर हमें इम्प्रूव करना है तो ये जो भी रिजोल्यूशन पास किया गया था इसके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए और जो असिस्टेंस देना है वो देना ही पड़ेगा, तभी जाकर के वहाँ के जो लोगों के राइट्स हैं वो सेव हो पाएंगे। अफगानिस्तान काफ़ी न्यूज़ में है, इसका जो मैप है उसको हम अच्छे से व्यू कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये अफगानिस्तान है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक लैंड लॉक कंट्री है, कोई भी वाटर बॉडी से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। इस एरिया को अगर हम देखें तो कौन कौन सी कंट्रीज इसके साथ में अपनी बॉर्डर बनाती है अफगानिस्तान के साथ में, तो यहाँ पर ये है ईस्टर्न पार्ट में पाकिस्तान, यहाँ पर ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है एंड तजिकिस्तान है और ये वाला एरिया चाइना के साथ में टच होता है। तो ये अफगानिस्तान है और ये अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल। यहाँ से अगर हम देखें तो इंडिया ने देखो यहाँ पर बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इंडिया के भी कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है। पर्सनल इंटरेस्ट में अगर हम देखें तो इंडिया सेंट्रल एशिया तक अपनी जो कनेक्टिविटी है उसको बनाना चाहता था। इंडिया ये चाहता है कि इस एरिया के थ्रू हम सेंट्रल एशिया तक इजीली पहुंच सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में जो हमारे रिलेशन है वो सही नहीं है और अगर हम इस एरिया के साथ में भी कनेक्टिविटी करने का तो अगर हम सोचें तो एक कारण तो ये है कि हमारा जो यहाँ पर कश्मीर वाला रीजन है और यहाँ पर ये पाकिस्तान वाला जो रीजन है ये है बिल्कुल माउंटेनियस रीजन, तो इस एरिया से कनेक्टिविटी बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि अगर पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन होते तो यहाँ पर हम लैंड एरिया के थ्रू ईजिली कनेक्टिविटी बना करके सेंट्रल एशिया तक पहुँच सकते थे, लेकिन इंडिया ने इसका अल्टरनेट सोचने की कोशिश की। हमने यहाँ पर ईरान जो कंट्री है वहाँ पर हमने चाहबार पोर्ट को डेवलप किया और चाहबार पोर्ट के थ्रू यहाँ पर अफगानिस्तान में जारांस डेलाराम हाईवे को डेवलप किया और उसके थ्रू सेंट्रल एशिया तक अपनी पहुंच बनाई। इसलिए इंडिया के कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होने की वजह से इंडिया ये चाहता है कि यहाँ पर जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है अपने फ्यूचर टारगेट्स को ध्यान में रख करके वो सारा इन्वेस्टमेंट सेव होना चाहिए। जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट बने वो सभी कंट्रीज के इंटरेस्ट का भी ध्यान में रखे, मतलब तभी तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी, तभी तो जो मेन स्ट्रीम ग्लोबल लेवल पर हर ऑर्गेनाइजेशन में इस गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन करवाया जाएगा, जब ये यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सभी के इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाए। अब देखो इंडिया ने यहाँ पर चाहबार पोर्ट को डेवलप किया। सेम इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो चाइना ने CPEC, एक वर्ड आपने बार बार सुना होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जो POK वाला रीजन है यहाँ पर इस एरिया को डेवलप किया गया है चाइना के द्वारा, ताकि पाकिस्तान के थ्रू अरेबियन सी में अपनी कनेक्टिविटी ईजीली बना सके और यहाँ पर ग्वादर पोर्ट को डेवलप किया गया है चाइना के द्वारा। ओके, तो ये अफगानिस्तान, ये उसके आसपास की जो भी बॉर्डर कंट्रीज हैं उनके नाम आपको ध्यान में रखने चाहिए और जो भी इंडिया के क्या पर्सनल इंटरेस्ट किस तरीके से हमारे जो IR इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन होते हैं वो भी आपके क्लेरिफाई होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए,
NHRC को, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को 28 ईयर्स कंप्लीट हो गई। 1993 में इसको बनाया गया था और इसके 28 ईयर्स पर जो हमारे पीएम हैं उन्होंने इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट ये दिया कि कोई भी जो पर्सन है वो अपने पर्सनल राइट्स का इस तरीके से यूज़ ना करे कि उनके पर्सनल राइट्स की यूज़ करने की वजह से जो इंडिया की इमेज है, जो कंट्री की इमेज है वो डिमिनिश हो। मीन्स अपने राइट्स का इस तरीके से यूज़ करो कि दूसरे के जो राइट्स हैं ना वो स्नैच हो, ना जो कंट्री की इमेज है उसको कोई नुकसान पहुंचे। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की अगर हम बात करें तो आपका क्वेश्चन ये है कि आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि एनएचआरसी कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर के है। 16 जनवरी से हमारे इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और अब जो कोवैक्सीन है जो इंडिपेंडेंटली इंडिया में बनाई गई थी भारत बायोटेक के द्वारा, ICMR और जो हमारी वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है उसके साथ में मिल करके, तो इस कोवैक्सीन ने अब छोटे बच्चों के लिए 2 साल से 18 साल का जो एज ग्रुप है उसके लिए भी इमरजेंसी यूज का मतलब एक्सपर्ट पैनल ने क्लियर कर दिया है कि कोवैक्सीन को आप 2 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो भी इसको लगवा सकते हैं। ओके, भारत बायोटेक की जो कोविड-19 वैक्सीन है इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है। CDSCO सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है उन्होंने इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि भारत बायोटेक ने ICMR के साथ में और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ में मिलकर के कोवैक्सीन को डेवलप किया था। हमारे इंडिया की, हमारे कंट्री की फर्स्ट इंडिजिनस ये वैक्सीन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट को लेकर के है। ये जो आर्टिकल है कि काफ़ी लंबे समय के बाद में हमारे इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी नीचे आई है। ये फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के न्यूज़ है। लखीमपुर में जो भी इंसिडेंट हुआ उसको लेकर के राकेश टिकैत ने इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि जब तक जो भी मिनिस्टर की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, ये कंसर्न क्रिएट हुआ है, जब तक वो अपना क्विट नहीं देंगे, अपनी पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे, तब तक जो फार्मर्स हैं उनकी जो फाइट है वो रेगुलर चलती रहेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 2 से इस आर्टिकल में बताया गया है कि राकेश अस्थाना जिनको दिल्ली पुलिस चीफ कमिश्नर बनाया गया था उसको लेकर के हाई कोर्ट में फिर से पिटीशन डाली गई है कि उनका जो भी अपॉइंटमेंट था वो कम्प्लीटली इलीगल था और मल्टीपल ग्राउंड्स के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी। लेकिन जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया है और उन्होंने ये बोला कि इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर दिया गया है। पहले ही जो जुडिशरी है उसने इस तरीके की पिटीशन को सुन लिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए पेज नंबर 3 से, यहाँ पर जो आर्टिकल है मेजर आर्टिकल जो दिल्ली सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है कि पॉल्यूशन को किस तरीके से खत्म किया जाए। दिल्ली के जो CM अरविंद केजरीवाल उन्होंने दिल्ली के रहने वाले लोगों से ये एक तरीके से कोशिश की है, लोगों को बोला है कि कम से कम आप पॉल्यूशन को कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। एक पॉइंट उन्होंने ये भी बनाया है कि दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं कम से कम वीक में 1 दिन अपने पर्सनल व्हीकल का यूज़ ना करें। इसके अलावा वो यूज़ कर सकते हैं कि जो भी हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उनका यूज़ करें या फिर कार पूल में शेयरिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो पोल्यूशन लेवल है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट गिरेगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि दिल्ली सरकार ये चाहती है कि स्टेबल बर्निंग की वजह से पोल्यूशन देखने को मिला। उन्होंने नासा की जो भी सैटेलाइट इमेजेस हैं उनके बारे में बताया कि इस इमेजेस से नासा सैटेलाइट इमेजेस इससे पता चला है कि स्टेबल बर्निंग का हमने अल्टरनेट ढूंढा था कि स्टेबल बर्निंग ना हो, और स्टेबल बर्निंग जब नहीं होगी तो उसकी वजह से पॉल्यूशन लेवल दिल्ली में कम होगा हर साल से कंपैरिजन। लेकिन दिल्ली सरकार के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि चारों तरफ की अराउंड दिल्ली जो भी रीजनल स्टेट हैं वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर स्पेशली कोई फोकस नहीं कर रही है, जिसकी वजह से दोबारा से दिल्ली में जो पोल्यूशन लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। हालांकि दिल्ली के द्वारा ये अर्ज किया गया था अदर रीजनल स्टेट से कि आप भी अपने यहाँ पर जो भी स्टेबल बर्निंग है उस इशू को सॉल्व करने की कोशिश की जाए। वहाँ पर जो भी दिल्ली सरकार ने तो ये तक बोला था कि वहाँ पर जो भी व्हीकल्स हैं उनको CNG पे ट्रांसफ़र करवाया जाना चाहिए। जो भी व्हीकल्स रेगुलर दिल्ली में उनका आना जाना होता है वो CNG पे ट्रांसफ़र हो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से दिल्ली में पोल्यूशन लेवल को काफ़ी कम करने में हेल्प कर सकती हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल पेज से। यहाँ जो आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल, वो अफगानिस्तान को लेकर के है। अभी अफगानिस्तान में एक मॉस्क्यू में, कुंदूज जो वहाँ पर एरिया है, वहाँ पर एक मॉस्क्यू में सुसाइड अटैक देखने को मिला, जिसकी वजह से मिनिमम 50 जो पीपल हैं उनकी डेथ हो गई। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अभी भी अफगानिस्तान में लास्ट टाइम जब तालिबान ने वहाँ पर कैप्चर किया था तब ये देखा गया था कि मेजरली एरिया अफगानिस्तान का तालिबान के अंडर आता था, मतलब कुछ एरिया आईएस के अंडर भी आता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें, तालिबान ने ज़्यादातर एरिया, कुछ सिर्फ 1-2% को अगर हम छोड़ दें तो ज़्यादातर एरिया तालिबान, मतलब मेजॉरिटी इस बार तालिबान के पास है। लेकिन फिर भी जो आईएस है वो अपनी तरफ से अटैक करने से पीछे नहीं हट रहा है। आगे अगर हम थोड़े से टाइम की पीरियड की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अटैक देखने को मिले हैं आईएस के थ्रू, और आईएस ने डायरेक्टली इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि ये जो अटैक है वो हमने करवाए हैं। देखो, जो आईएस ग्रुप है वो एक तरीके से हम देखें तो सिया जो होते हैं, सिया जो माइनॉरिटी में जो लोग हैं उनके खिलाफ में वो सुन्नी जो भी एक्सट्रीमिज्म है उसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिया के खिलाफ उनका कन्फ्लिक्ट हमेशा से रेगुलर रहता है। इराक और सीरिया में भी अगर हम बात करें तो सेम तरीके से द आईएस डॉक्ट्रिनाइल हेटर्ड टुवार्ड्स द सियाज इज नोन। सिया के खिलाफ में उनकी एक तरीके से हेटर्ड है, ये सभी को पता है। तो ये जो प्रॉब्लम है अफगानिस्तान में, कोशिश की जा रही है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, लेकिन वहाँ पर जो रीजनल कन्फ्लिक्ट चलेगा, जो वहाँ का इंटरनल कन्फ्लिक्ट चलेगा, वो वहाँ पर एक तरीके से जो भी स्टेबल गवर्नमेंट है उसको एस्टेब्लिश करने ही नहीं देगा। तो ये मेजर इशू है कि वहाँ पर जो भी है, जो दोनों के दोनों जो टेररिज्म ग्रुप है, इनको एक तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पर लोगों के जो राइट्स हैं वो सेव हो सके, और इसके लिए जो आईएस है उसको कोशिश करनी होगी, उसको एक तरीके से कैप्चर करने की कोशिश करनी होगी कि उसकी जो भी आइडियोलॉजी है उसको ख़त्म किया जाए, तभी जाकर के जो तालिबान है वो ईजीली वहाँ पर पावर को रेगुलेट कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर ही, वो टूरिज्म को लेकर रखा है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई, मतलब जो सर्विस सेक्टर है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था कोविड-19 की वजह से। जब पेंडेमिक चला और उसकी वजह से लॉकडाउन लगाया गया, जो भी हमारे इंडिया में जो भी फॉरेनर टूरिस्ट आते थे या फिर हमारे जो रीजनल टूरिस्ट थे वो एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना उन लोगों ने बंद कर दिया। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जॉब लॉस इंडिया को देखने को मिला। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि कंपैरिजन किया गया है कि अगर आप 1 मिलियन रुपीस डालते हो टूरिज्म सेक्टर में तो इससे 78 जॉब क्रिएट होती हैं। सेम इसी तरीके से अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सेम 1 मिलियन रुपये डालते हो तो उसमें सिर्फ 18 जॉब क्रिएट होती हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में 45 जॉब ही क्रिएट होती है, मतलब अमाउंट जो है वो सेम इन्वेस्ट किया गया और जो उसका रिजल्ट है वो अलग अलग आया। इससे लगता है कि जो टूरिज्म सेक्टर है वो अदर सेक्टर से अगर हम कंपैरिजन करें तो स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट से भी इसको बहुत ज़्यादा ग्रो किया जा सकता है, एंड दैट टू विदाउट एनी इंडस्ट्रियल जेस्टेशन पीरियड। ओके, तो इस आर्टिकल में और इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें कि किस तरीके से इंडिया को कोशिश करनी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो इंडिया ने बहुत सारे इंडेक्सेज जैसे कि ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस जो है उसमें अपने आप को इंडिया ने इम्प्रूव किया है। 2013 में इंडिया की 65 रैंक थी और 2019 में इंडिया की जो रैंक है वो 34 हो गई है, एज पर द ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2019। इसके अलावा अगर हम बात करें, बट इंटरनेशनल अराइवल्स हैव रिमेन्ड कंपैरेटिवली लो। इतनी अच्छी इंडिया ने अपने आप को इम्प्रूव किया है, लेकिन विदेश से, फॉरेन से जो लोग हैं, टूरिस्ट जो हैं, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा कम आते हैं। सिर्फ 9 से 10 मिलियन जो लोग हैं वो ही हर साल इंडिया में आ पाते हैं। इसके लिए इंडिया को बहुत सारी कोशिश करनी होगी। हमारे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनको अभी तक एक्सप्लोर करना होगा इंडिया को, और उन सबको कनेक्टिविटी बनाने के लिए हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को और ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इन्वेस्टमेंट करना होगा। इससे क्या होगा कि देखो, जो भी हमारे एरियाज़ हैं, ऐसे नेचुरल एरियाज़ या फिर हमारे हेरिटेज एरियाज़ जो एक्सप्लोर होने चाहिए, जिन तक जो टूरिस्ट है वो पहुंचने चाहिए, तो उसके लिए वहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत इजीली होनी चाहिए, लोगों की रहने की सुविधा होनी चाहिए, और ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये सब कुछ अपग्रेड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ये इन्वेस्टमेंट लाया जा सकता है।
इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि कोविड-19 पेंडेमिक आया, उससे पहले हमारे इंडिया ने बहुत सारी इस तरीके से टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए कुछ नए नए इनिशिएटिव लेकर के आए थे, जैसे ई वीज़ा अंडर वेरियस कैटेगरीज फॉर पीपल फ्रॉम पर्टिकुलर कंट्रीज, ग्लोबल मीडिया कैंपेन्स, हेरिटेज ट्रायल्स एंड पर्यटन पर्व सेलिब्रेशन। ये सारे पॉइंट्स हैं, ये मेजर्स जो हैं वो वेलकम हैं, लेकिन इसके अलावा जो इंडिया को लॉन्ग टर्म मेजर्स के ऊपर भी वर्क करना चाहिए कि अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया तो आने वाले टाइम में इसकी वजह से क्या ज़्यादा इफेक्ट होएगा। तो टूरिज्म सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है इंडिया के लिए, तो इसको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए और ज़्यादा इनिशिएटिव जो हैं वो कोशिश की जानी चाहिए। ना सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि जो स्टेट है वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे कि टूरिज्म को डेवलपमेंट किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 9 से, ये जो आर्टिकल है वो मालाबार एक्सरसाइज को लेकर के है। मालाबार एक्सरसाइज में क्वाड ग्रुप ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और इंडिया ये चारों के चारों पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो डिस्कशन हुआ उसमें ये बोला गया कि मालाबार एक्सरसाइज को जल्द ही एक्सपेंड किया जाएगा, मतलब और कंट्रीज़ का भी इसमें इंक्लूजन होगा, जिससे क्या होगा कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें जब पार्टनर इंक्रीज होंगे तो इस एरिया को हम ईजिली क्या कर पाएंगे, ओपन कर पाएंगे, फ्री कर पाएंगे, सभी के लिए ईजिली अवेलेबल करवा पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक मास्टर प्लान लॉन्च किया है फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में जो एक कोलैबोरेशन है उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी है, और लंबे समय से डेकेड से अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं। मेजर प्रॉब्लम क्या है कि मल्टीपल एजेंसीज बार बार रोड्स को डिगिंग करती हैं, कुछ जो एजेंसीज हैं वो अपनी केबल डालने के लिए, कुछ पाइपलाइन डालने के लिए, तो ये डिपार्टमेंट में अगर कोऑर्डिनेशन हो तो एक टाइम जब भी रोड्स को डिगिंग किया जाए तो सारे के सारे जो डिपार्टमेंट हैं उनके जो भी वहाँ पर काम है उनको एक साथ कर सकते हैं। तो इसके लिए पीएम गति शक्ति फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ताकि डिपार्टमेंट्स में कनेक्टिविटी जब होगी तो इजीली हर जो प्लान है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान जो है वो कॉमन विजन के साथ में डिज़ाइन किया जाएगा और उसको इजीली इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर देखिए, वैक्सीन की जो थर्ड डोज या फिर आप उसको बूस्टर डोज बोल सकते हो, उसको लेकर के ये आर्टिकल है। WHO recently stated that persons with weaker immune system should receive additional COVID-19 jab। WHO ने ये बोला था कि जिनकी भी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है वो थर्ड डोज को भी ले सकते हैं वैक्सीन की। तो हमारे इंडिया में जो भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने इसका वेलकम किया है, और जिनकी भी लगता है कि हमारी इम्यूनिटी कम है उनको इस तरीके की डोज लेनी चाहिए, ताकि कोविड का जो इन्फेक्शन है वो लोगों में कम से कम देखने को मिले। यहाँ पर है प्लास्टिक को लेकर के, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने अनाउंस कर दिया है कि प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग टारगेट्स इंडिया ने अनाउंस किए हैं, और जल्दी इसके लिए नोटिफिकेशन 6 दिसंबर तक फोर्स में आ जाएगा कि किस तरीके से जो प्लास्टिक है उसको यूज़ किया जा सकता है, जो लोग यूज़ करते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो कंपनीज है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस प्लास्टिक के लिए, ये सब कुछ इसमें डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉरेन पेज से, यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो आर्टिकल है वो अफगानिस्तान को लेकर के है। वहाँ पर जो तालिबान गवर्नमेंट है उसने कोशिश की है EU और US की टीम के साथ में कतर में डिस्कशन किया है कि किस तरीके से तालिबान को डेवलप किया जाए। तालिबान जो गवर्नमेंट बना रहा है अफगानिस्तान में, उस अफगानिस्तान को डेवलप करने के लिए जो अदर कंट्रीज़ है वो कैसे कैसे हेल्प कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो तालिबान है वो ये चाहता है कि जो अफगानिस्तान है उस लोग को इस्लामिक एमिरेट के नाम से रिकॉग्निशन मिले। इसके अलावा जो अदर कंट्रीज़ हैं जिसमें ब्रुसेल्स है, वो पहली बार ऐसा कोई कंट्री बना है जिन्होंने 1 बिलियन यूरो की असिस्टेंस दी है, मींस $1.2 बिलियन की असिस्टेंस अफगानिस्तान को दी है। कोशिश की है कि यहाँ पर जो भी लोगों के जो भी राइट्स हैं, जो भी ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है उसको अवॉइड करने के लिए ये असिस्टेंस वहाँ पर देने ही पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर देखिए, चाइना ने बायोडाइवर्सिटी फंड लॉन्च किया है।
शी जिनपिंग ने एक तरीके से प्रॉमिस किया है, एक प्रतिज्ञा ली है कि $233 बिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए। और चाइना ने बोला है कि जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यूएन कंजर्वेशन समिट अभी हाल फिलहाल में हुई और इस यूएन कंजर्वेशन समिट में जो कन्मिंग में हुई चाइना में, इस कंजर्वेशन समिट में ही ये डिस्कशन किया गया कि बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए इतना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा चाइना के द्वारा। कोशिश की जाएगी, इसमें टारगेट बनाए जाएंगे कि 2030 तक हम क्या अचीव करेंगे और 2050 तक हम क्या अचीव करेंगे। ये जो टारगेट है, ये जो बायोडाइवर्सिटी कन्मिंग बायोडाइवर्सिटी फंड है, इसमें 1.5 बिलियन युआन जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा। चाइना ये चाहता है कि जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी इसमें इन्वेस्ट करें, लेकिन यूनाइटेड नेशन ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी फंड पहले से डेवलप है जो कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके के बार बार जो फंड बनाना वो ज़रूरी नहीं है। जो रिच कंट्रीज़ डोनर्स हैं वो पहले से ही इस फंड में पैसा दे रहे हैं और उसके थ्रू बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रांस को लेकर के। ये जो आर्टिकल है फ्रांस, इसमें कोशिश की गई है, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने 5 साल का 30 बिलियन यूरो का या फिर $30 बिलियन का उन्होंने एक तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर रिवाइवल प्लान को लॉन्च किया है कि आने वाले 5 समय में हम किस किस एरिया में कोशिश करेंगे, जिसमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ये सब डेवलप करने के ऊपर फोकस किया जाएगा। क्योंकि अगर compete करना है अदर कंट्रीज़ के साथ में तो फ्रांस को अपने आप को और ज़्यादा मोर एस्टेब्लिश करना होगा, मोर ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेनी होगी फ्रांस को। फ्रांस को जिस तरीके से अभी ओकस ग्रुप बना करके रिप्लेस किया गया कि वो यहाँ पर देखो ऑस्ट्रेलिया को जो भी सबमरीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे थे वो नहीं कर सकते, इसके अलावा यूएस और यूके मिलकर के करेंगे। इसी को लेकर के फ्रांस ये चाहता है कि फ्रांस में और ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो ताकि अदर कंट्रीज़ के साथ में जो रिलेशन है वो ईजिली मेंटेन हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्लाइमेट चेंज को लेकर के ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो सीज़ का लेवल अगर बढ़ा, आने वाली सेंचुरीज में जब सीज़ बढ़ेगा, सीज़ का लेवल बढ़ेगा, पानी का लेवल बढ़ेगा, इसकी वजह से जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसमें जो 10 मेगा सिटीज़ हैं, 10 मेगा सिटीज़ में से 9 जो मेगा सिटीज़ हैं उनको हाईएस्ट रिस्क देखना मिलेगा। रिसर्चर्स ने ये एक तरीके से वार्निंग जारी की है कि ये जो प्रॉब्लम है वो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से एमिशन हो रहा है उससे आने वाले समय में और ज़्यादा तेज़ गति से, फास्ट स्पीड से जो भी बर्फ़ है, जो भी आइस है, वो सब कुछ ज़्यादा जल्दी पिघलेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इजराइल ने बोला है यूनाइटेड नेशन को कि आप ईरान जिस तरीके से अपने यहाँ पर यूरेनियम के जो भी एनरिच यूरेनियम को इंक्रीज़ कर रहा है और ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं वेपन्स को बनाने के लिए, तो यूरेनियम एनरिचमेंट जो है ईरान का, उसके ऊपर काउंटर करने की कोशिश की जाए, रोक लगाई जाए इस न्यूक्लियर मूव्स को रोकने के लिए। ये इजराइल ने अर्ज किया है। हम यहाँ का मैप देख लेते हैं वेस्टर्न एशिया का। देखो ये ईरान है और इसके ऊपर रोक लगाने की कोशिश करवाई जा रही है इजराइल के द्वारा। ये जो येलो कलर है यहाँ पर ये मेडिटेरियन सी है और ये जो येलो कलर है ये है इजराइल कंट्री। तो इसके द्वारा बोला गया है यूनाइटेड नेशन को कि ईरान के ऊपर आप रोक लगाइए। देखो P5+1 जो अग्रीमेंट हुआ था उसमें भी ईरान के ऊपर इसी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, लेकिन जब यूएस इस एग्रीमेंट से पीछे हट गया तो दोबारा से ईरान ने अपने यहाँ पर यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। इजराइल को अगर आप देखोगे तो इजराइल जो है वो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और यहाँ पर इजिप्ट, इन कंट्रीज़ के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। वेस्टर्न जो उसका पार्ट है मेडिटेरियन सी और यहाँ पर जो एरिया है ये आप देखोगे मेडिटेरियन सी के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है और ये जो एरिया है वो है जेरूशलम। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। देखो जब भी ये मैप हम कोशिश करेंगे कि कोई भी हम न्यूज़ देखें, कोई भी हम कंट्री का नाम डिस्कस करें तो उसके साथ में मैप जरूर डिस्कस किया करेंगे। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।